नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होने चाहिए आपके? इनफाइनाइट होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ पार्टीशन आपके इनफाइनाइट हैं तो उस केस में, अगर नंबर ऑफ पार्टीशन अगर आपके इनफाइनाइट हैं तो उस केस में कॉर्ड और आर्क दोनों कैसी हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो इसका जो सम होगा, अगर हम नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 या लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो उस केस में ये किसके इक्वल हो जाएगा? आर्क के, आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगा। कोई समस्या? देखो क्यों हो जाएगा, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी कि काफी बहुत छोटे पार्टीशन करोगे, जो बहुत छोटे पार्टीशन करेंगे तो Z1 आपका यहीं आ जाएगा मान के चलिए। अब Z0 और Z1 को मिलाओ, आर्क में और कॉर्ड में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। आर्क किसके इक्वल हो जाएगी? कॉर्ड के इक्वल हो जाएगी, और कॉर्ड के इक्वल हो जाएगी तो उसके इसमें आर्क और कॉर्ड दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम होने के बाद ये जो है आर्क के इक्वल लेंथ के। ठीक है भाई। तो अब इसके बाद आप लिखोगे, कल हम नॉर्म की डेफिनेशन करा चुके थे शायद, इजी चैप्टर है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पढ़ने वाले के लिए तो सभी इजी होते हैं और ना पढ़ने वाले के लिए सबसे ज्यादा इजी होते हैं, उसे तो पढ़ना ही नहीं है कुछ भी। तो इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, लेट लेट Z0, Z1, Zn be the points on the curve be the points on the curve corresponding to the values corresponding to the values corresponding to the values of T1, T0, Tn, that is Z Tk equals to Z. The length of polygon curve inscribed in L obtained by joining successfully Z0, Z1 and Z2 etc by straight line segment is given by k equals to 1 to n zk minus 1। अभी जो लेंथ निकली है वो किसकी लेंथ निकली है? केवल सम ऑफ सेगमेंट या कॉल एनी प्रॉब्लम, सेगमेंट के सम निकाले हैं। तो आप एक कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो इस प्रकार, ये Z0, ये जो पॉइंट है Z1, ये पॉइंट आप दोगे Z2,
ये वाली कॉर्ड आपकी यहाँ से निकल जाएगी और ये वाली कॉर्ड आपकी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है भाई। The curve L is said to be rectifiable. Rectifiable if supremum P summation K equals to 1 to n ZK minus ZK minus 1 equals to L is less than infinity. लिख लिया भाई। हाँ भाई, रेक्टिफिबल कर्व कब कह रहे हैं इसे? सेगमेंट का सम, सेगमेंट का जो सम निकाल रहे हो वो बढ़ भी सकता है या कम ही होगा। ये जो मैंने ज्वाइन किए इन पॉइंटों को Z0 टू Z1, Z1 टू Z2, ZK माइनस 1 टू ZK, तो सेगमेंट का जो सम है वो मैक्सिमम भी निकल सकता है या कम होगा। इसने कहा सुप्रीमियम, और सुप्रीमियम कब निकलेगा वो बताइए मुझे। इसका जो सम है वो सुप्रीमियम कब निकलेगा। ये जो सेगमेंट बनाए हैं आपने, कॉर्ड लिए हैं, इन कॉर्डों का सम मैक्सिमम कब होगा। जब इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाए, आर्क की लेंथ के इक्वल हो जाए। सही बात है गलत बात है भाई? अभी तो देखो सेगमेंट इतना बड़ा है, अगर मैं यहाँ से इस प्रकार लेता तो ये लेंथ ज्यादा है कि ये लेंथ ज्यादा है, नीचे वाली लेंथ ज्यादा है या नहीं है। तो अभी जो कॉर्ड ऐसे फाइनाइट पॉइंट लिया आपने, 10 पॉइंट लिए थे, और 10 पॉइंट लेने के बाद अगर आप कॉर्ड को ऐड करते हो तो उसके इसमें कॉर्ड को अगर आप ऐड कर रहे हो तो डिस्टेंस आएगी कम। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स मोर देन 100 से ज्यादा लेते हो तो जो लेंथ है आर्क की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी या नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, जैसे नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 लेंगे तो उसके इसमें ये क्या निकल के आएगी वैल्यू, सुप्रीमियम। सुप्रीमियम p फोर पार्टीशन, प्रत्येक पार्टीशन पे लिया है, और पार्टीशन कितने हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो एक इनफाइनाइट वाले पार्टीशन पे लिया गया है। ठीक है भाई। सुप्रीमियम को क्या कहते हो आप, LUV या GUV, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंडों की लीस्ट वैल्यू होती है, जानते हो नहीं जानते? हाँ, जो सुप्रीमियम पहले तो उसके अपर बाउंड्स निकाले जाएंगे, फिर अपर बाउंड की सबसे लीस्ट वैल्यू, और इनफीमियम में क्या होता है, लोअर बाउंड फाइंड किए जाएंगे, फिर उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद लिखोगे भाई, एक लाइन बोल रहे हैं, वेयर द लीस्ट अपर बाउंड, वेयर द लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमियम, या सुप्रीमियम कह सकते हो, और सुप्रीमियम is taken overall partition, taken overall partition। ठीक है भाई। अब एडिंग डालोगे कंटूर्स। अब जो नेक्स्ट एडिंग डालोगे आप, वो एडिंग होगी आपकी कंटूर्स की।
कंटूर्स बता रहे हैं, मतलब क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर पे भी करोगे और ओपन कंटूर पे भी करोगे इंटीग्रेशन। देखो ऐसे लिखा होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ये अगर ये सर्कल सी में बंद है तो आप कह दोगे क्लोज कंटूर, और नहीं है तो फिर ओपन कंटूर होता ही होता है। ठीक है, वहां जैसे ये लिखा होता है ओवर द कंटूर सी, ओवर द कंटूर सी कुछ भी हो सकता है, सर्किल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो किस पे हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो शॉर्ट में कह देता है ओवर द कंटूर सी, क्लोज रीजन। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। उस समय तो हमने भी एनर्जी के साथ पढ़ाया था। फिर सब कहाँ पे हम इसमें पढ़ाया था। अब हो तो अच्छी बात है और ना हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं समझे। ये है, तो देखिए भाई कंटूर्स, इसमें लिखेंगे द इक्वेशन, पहले अलग अलग कंटूर्स की डेफिनेशन नहीं है, कंटूर की बाद में आएगी, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द इक्वेशन जेड किसका फंक्शन है बताइए भाई, टी का, और एक्स किसका फंक्शन है टी का, और वाई भी किसका फंक्शन है टी का। तो पहले कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, तो जेड एक्स टी प्लस आयोटा बाई टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where t lies between alpha to beta and xt yt are continuous function of t represents a continuous arc L in the complex plane। कंटिन्यूअस आर्क कॉम्प्लेक्स प्लेन में कब फाइंड हो रही है, देयर इज नो ब्रेक पॉइंट, कहने का मीन उसका ये है कि टी की जो वैल्यू है वो लाइज कर रही है बिटवीन अल्फा टू बीटा। एक्स किसका फंक्शन है भाई टी का, और वाई किसका फंक्शन है टी का। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी। इफ एक्स एंड वाई बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर द वैल्यूज ऑफ टी, इन दिस केस जो आर्क आपको फाइंड होगी जेड के पॉइंट्स के लिए वो भी क्या होगी आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कैसी होगी कंटिन्यूअस। समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि टी की जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के बिटवीन है। वो कह रहा है कि अगर जेड आपका होता है एक्स टी प्लस बाई टी, अब वो कह रहे हैं, और आपने थ्योरम भी पढ़ी है कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यही तो पढ़ी है थ्योरम। अगर ये कंटिन्यूअस हो जाए सॉरी, ये भी कंटिन्यूअस हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। तो वो यही तो कह रहा है कि x और y फंक्शन है t के आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ t रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूअस आर्क L। तो ये जो z पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक कंटिन्यूअस आर्क। अभी हमने जो डेफिनेशन बताई है वो किसकी बताई है, केवल आपको कंटिन्यूअस आर्क की। अभी आर्क कंटिन्यूअस हो गई, अब आर्क को ही कंटूर कब कहेंगे, और कंटूर भी ओपन होगा और क्लोज होगा। अभी आर्क को हम कंटूर कब कहेंगे उसकी बात करेंगे, उससे पहले भी कुछ डेफिनेशन है, तो पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे भाई। if the equation first
are satisfied y more than one values of t, y more than one values of t, satisfied y more than one values of t in the given range, in the given range in the given range, then the point z, then the point z is called a multiple point, is called multiple point of the arc, is called multiple point of the arc. क्या कहा उसने भाई? उसने क्या कहा है कि टी की जो रेंज दी हुई है, टी की रेंज में अगर टी की एक से अधिक वैल्यूज के लिए हमें जेड की सेम वैल्यू मिल जाए, जैसे कि टी का मान t1 रखा और टी का मान t5 रखा जेड में, ये भी 5 दे रहा है और ये भी कितना दे रहा है 5, तो इस केस में जेड को कैसा पॉइंट कह दोगे आप? मल्टीपल पॉइंट। कैसा पॉइंट कहोगे? मल्टीपल पॉइंट। डेफिनेशन यही तो कह रही है, इफ द इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जेड, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? जेड एक्स टी प्लस आयोटा बाई टी, इसमें किसकी वैल्यू रखनी है आपको? टी के। इफ द इक्वेशन फर्स्ट आर सेटिस्फाइड बाय मोर देन वन वैल्यूज ऑफ टी, मोर देन वन वैल्यूज ऑफ टी, कि टी की एक से अधिक वैल्यूज के लिए क्या करती हो? सेटिस्फाई करती हो। If the given range, then the point z is called multiple point of arc। ठीक है, अब ये इसको कह रहे हैं मल्टीपल पॉइंट। अभी हमने बात की थी केवल किसकी? कंटिन्यूअस आर्क की। अब कंटिन्यूअस आर्क की करने के बाद हम बात करेंगे जॉर्डन आर्क की। जॉर्डन आर्क की कि कोई भी आर्क जॉर्डन कब होगी? और जॉर्डन आर्क से पहले हमने एक डेफिनेशन बताई आपको किसकी? मल्टीपल पॉइंट की। अगर टी की मोर देन वन वैल्यूज के लिए जेड की वैल्यू कैसी निकल के आ रही है? सेम निकल के आ रही है, तो उस केस में उस पॉइंट को आप कैसा पॉइंट कहोगे? मल्टीपल पॉइंट कहेंगे। अगर हमारी आर्क जो है बिना मल्टीपल पॉइंट के हो, अगर हमारी आर्क कंटिन्यूअस तो है और कैसी हो? बिना मल्टीपल पॉइंट के हो, तो उस आर्क को हम कैसी आर्क कहेंगे? जॉर्डन आर्क। तो उस आर्क को आप कौन सी आर्क कहोगे? जॉर्डन। विदाउट मल्टीपल पॉइंट एन आर्क इज कॉल्ड जॉर्डन आर्क। ठीक है भाई, तो इसमें लिख सकते हो एक कंटिन्यूअस आर्क, आर्क तो कंटिन्यूअस ही है पैराग्राफ चेंज करके लिख लो जॉर्डन के लिए, एक कंटिन्यूअस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट, विदाउट मल्टीपल पॉइंट, कोई मल्टीपल पॉइंट नहीं होगा, एक कंटिन्यूअस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट इज कॉल्ड जॉर्डन आर्क, इज कॉल्ड जॉर्डन आर्क। अब इसके बाद लिख लोगे आप डेफिनेशन किसकी? रेगुलर आर्क की। लिख लो, हेडिंग डालो, बोले रेगुलर आर्क। कंटूर की हम बाद में लिखा देंगे। देखो कितनी डेफिनेशन बता चुके हैं अभी तक हम आपको। एक डेफिनेशन तो हमने बताई है किसकी? एक डेफिनेशन तो हमने आपको बताई है किसकी? कंटिन्यूअस आर्क की। ठीक है, एक डेफिनेशन बताई है हमने मल्टीपल पॉइंट की, एक बताई हमने जॉर्डन आर्क की। अब लिखेंगे आप किसकी? रेगुलर आर्क की डेफिनेशन, रेगुलर आर्क। लिखिए,
if for a point z for a point z on a Jordan arc, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, किसी जॉर्डन आर्क को आप क्या कह रहे हो, रेगुलर, लेकिन कब कहेंगे, उसकी क्या स्पेशल कंडीशन है वो चीज देखेंगे। देखो हमने तीन चीजें बता दी आपको कि जेड है एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी है, ये कंटिन्यूअस है कब, और टी की जो वैल्यू है वो अल्फा टू बीटा है। कंटिन्यूअस है कब, एक्स और वाई दोनों कैसे हो, कंटिन्यूअस हो, ठीक है। फिर मल्टीपल पॉइंट बताया था हमने, मल्टीपल पॉइंट कब होगा, जब टी की मोर देन वन वैल्यूज के लिए जेड की वैल्यू कैसी आ जाती है, सेम आ जाती है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो मल्टीपल पॉइंट। और जॉर्डन आर्क का था कि कंटिन्यूअस आर्क को ही जॉर्डन आर्क कहेंगे कब, जब विदाउट मल्टीपल पॉइंट हो, विदाउट मल्टीपल पॉइंट हो। अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर आर्क की, रेगुलर आर्क की कि एक जॉर्डन आर्क रेगुलर कब कहलाएगी, यदि ये तो कंटिन्यूअस है ही भाई, जॉर्डन आर्क कह रहे हैं तो जॉर्डन आर्क हमेशा कैसी होगी, कंटिन्यूअस, पर डेफिनेशन बताइए। लेकिन वो एक कंडीशन और लग जाएगी कि इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव हैं एक्स डैश टी और वाई डैश टी, ये भी क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो एक कंडीशन और बढ़ जाएगी रेगुलर में कि जॉर्डन आर्क के अतिरिक्त के इनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव हैं वो दोनों भी क्या होने चाहिए, आपके कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव और कंटिन्यूअस हो जाएंगे तो इस वाली आर्क को, यानी जॉर्डन आर्क को फिर हम कौन सी आर्क कह देंगे, रेगुलर आर्क कह देंगे। ठीक है भाई, समझ में आया। तो अब आप लिख सकते हो इफ फॉर ए पॉइंट जेड ऑन ए जॉर्डन आर्क, जॉर्डन आर्क वेयर जेड इक्वल्स टू, ये लिख लेना पूरा, जेड इक्वल्स टू एक्स टी प्लस आयोटा बाई टी, टी लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, टी लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, लिख लिया, टी लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, T lies between alpha to beta is called regular arc if is called regular arc if xt by t yt is continuous and x dash t y dash t is also continuous, is also continuous. xt by t is continuous and x dash t and y dash t is also continuous. इसके फर्स्ट डेरिवेटिव और कंटिन्यूअस हो जाने चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लास रिजॉइन करोगे अब आप ये।